हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी होता क्या है? फोर्स ऑफ मूविंग ब्लड अगेंस्ट द आर्टरियल वॉल्स। जो फोर्स होती है हमारे ब्लड की, जो मूव कर रहा होता है हमारे आर्टरीज में, तो वो जो फोर्स लगाता है वॉल्स के अगेंस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में तीन चीज़ें होती हैं: सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर्स और पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो 120 mm/Hg देखा जाता है। डेट इज कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम जो मेजर होता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद आता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि 80 mm/Hg होता है जब वो रिलैक्स करता है उस टाइम पे। ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 40 mm/Hg। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बीपी की, तो कितना होता है? 120/80 mm/Hg। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट यूनिट की, तो जो बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो होती है mmHg, दैट इज मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड प्रेशर। आर्टरियल वॉल्स जो होती हैं उनके अंदर इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो उनको अलाउ करते हैं स्ट्रेच होने में और डिस्टेंड होने में, जब भी क्या है ब्लड उनके अंदर एंटर करता है, या फिर क्या जब भी वर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है होती है। जब हार्ट रेस्ट करता है तो जो वॉल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती हैं, लेकिन जो उनके बीच का प्रेशर होता है वो जीरो पे ड्रॉप नहीं होता है। जो आर्टरियोल्स होते हैं वो एक रेजिस्टेंस जो है ऑफर करते हैं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और जो भी ब्लड एंटर होता है कैपिलरीज में वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है? जो आर्टरियल वॉल्स की इलास्टिसिटी है वो मेंटेन रहती है। देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरियल वॉल्स इन एडिशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टरियोल्स हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो वॉल्स होती हैं आर्टरियोल्स की वो क्या होती हैं? कम इलास्टिक होती जाती है, उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एक इंटरफेयर आ जाता है जो भी एबिलिटी होती है आर्टरीज की या आर्टरियल वॉल्स की, उनके स्ट्रेच या फिर डायलेट होने में, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ हमारी जो बीपी है उसमें ऑल्ट्रेशंस हमें देखने को मिलती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि अगर लिमिट एडिक्वेट है ब्लड फ्लो की, या फिर क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हो रहा है वैसे जो वेस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी? बीपी में अल्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं जब एज बढ़ती है। उसके बाद जो ब्लड मूव करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर, तो ये जो ब्लड प्रेशर है इसको कंट्रोल किया जाता है दो मेथड से, दैट इज शॉर्ट टर्म रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है ये कंट्रोल किया जाता है बाय एएनएस नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है? न्यूरल और ह्यूमरल दो तरीके से हम इसको रेगुलेट करते हैं। न्यूरल क्या होता है? ये जो है लोकेट होता है हमारे ब्रेन में, और इसको हम कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी कहते हैं, और ये जो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा होता है ब्रेन में, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब जो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर है ये दो तरीके से जो है नर्व्स को, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करता है। पहले ये ट्रांसमिट करता है पैरासिम्पथेटिक इम्पल्सिस को, जो कि हार्ट के, और ये कहाँ से जाती हैं? वेगव नर्व से होके जाती हैं, और ये क्या करती हैं? डिक्रीज कर देती हैं हमारे हार्ट रेट को। उसके साथ साथ ये दूसरी ट्रांसमिट करता है सिंपैथेटिक इम्पल्सिस को, हार्ट, जो कि हार्ट के पास ही जाती हैं और ब्लड वेसल्स के, लेकिन ये स्पाइनल कोड और पेरिफेरल सिंपैथेटिक के वहाँ से होके जाती हैं, और ये क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं हमारे हार्ट रेट को। सेकेंडली ह्यूमरल में क्या होता है? ये भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है हमारे बीपी को, और इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं: एपिनेफ्रिन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और वेसोप्रेसिन। ठीक है। एपिनेफ्रिन क्या होता है? ये रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और ये इंक्रीज कर देता है हमारे हार्ट रेट को, जिसकी वजह से हमारी कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की, तो ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद थर्ड आता है वेसोप्रेसिन। ये क्या है? ये हमारी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ये रिलीज होता है, ये भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग कराता है, और जिसकी वजह से हमें क्या है? इंक्रीज इन बीपी, या फिर जो रेज हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रेज हो जाता है, उसमें हमें इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बैरो रिसेप्टर क्या है? ये प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये हमारी हार्ट में और जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बीपी में कुछ चेंजमेंट आती है, कोई भी चेंज हो रहा है बीपी में, तो ये क्या करता है? एक मैसेज या फिर इम्पल्स जो है वो कार्डियोवेस्कुलर सेंटर के पास भेजता है, और उसको कहता है कि आप क्या है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करो, जिससे हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन हो सके। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कार्डियो
कार्डियोवास्कुलर सेंटर है वो अपना क्या है, काम करता है, अपना वर्क जो है वो शो करता है। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। इसमें क्या होता है, ये रेगुलेट किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम से, जो कि किडनी से बाहर निकाल दी जाती है। ये फंक्शन करते हैं एज अ रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, एक इंडिविजुअल के इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसके साथ क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो किडनीज क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है या फिर जो सोडियम और एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारी बॉडी को, उससे एक्सक्रीट आउट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है, और जो एक पर्सन का, हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी ही तरह उसको मेंटेन कर देती है। लेकिन अगर वाइस वर्सा, ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में कम हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में किडनी क्या करती है, वो जो ये एक्सक्रीशन होता है इसको कम कर देती है और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है बॉडी में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, सोडियम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बीपी दोबारा से मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आती है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, ये डिपेंड करती है हमारे हार्ट पे कि हमारा हार्ट जो है कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पंप कर रहा है। तो अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या है, हमारा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते हैं। दूसरा आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट करती है हमारे ब्लड प्रेशर को, क्योंकि जब भी बीपी में रेज आता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद तीसरा आता है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे जो ब्लड प्रेशर से। जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके साथ साथ ही हमारा क्या है, बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर ब्लड वॉल्यूम में डिक्रीज होएगा तो बीपी भी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, ये आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनको इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी जो है इफेक्ट होता है। अगर आर्टरीज की अगर इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या है, डिस्टेंशन या फिर स्वेलिंग जो है वो कोज हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होता है, परसेंटेज होती है आरबीसी की, वो कितनी है। ब्लड विस्कोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड प्रेशर से। अगर ज़्यादा ब्लड में विस्कोसिटी होएगी तो बीपी इंक्रीज होएगा, और अगर कम होएगी तो क्या होएगा, बीपी डिक्रीज होएगा। उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होएगा, हमारी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होएगी, और उसकी वजह से क्या होएगा, ब्लड प्रेशर में इफेक्ट पड़ेगा। सेम है स्ट्रेस। स्ट्रेस होएगा तो क्या होएगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज होंगी, और फिर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेक्स के साथ में भी ऐसा होता है कि प्यूबर्टी के बाद फीमेल्स में क्या है, ब्लड प्रेशर कम होता है, और मेल्स में भी जो हार्मोनल वेरिएशंस हैं उनकी वजह से इसमें इफेक्ट डलता है। मेडिकेशंस के केस में भी होता है, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसमें कैफीन वगैरह होता है, तो वो बीपी के अल्ट्रेशंस जो है उसमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है डिजीज कंडीशन। जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पेशली, उसमें ना कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, फैट्स वगैरह, उनका डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो पास करने का वे जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और अच्छे से वो पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, तो वो बीपी में क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। फीवर जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ब्लड वॉल्यूम। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होएगी तो क्या होएगा, हमारा बीपी भी इंक्रीज होएगा। ऐसे ही हमने अभी कार्डियक आउटपुट के बारे में पढ़ा था कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होएगी तो क्या करेगी, हमारे हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगी। उसके बाद आती है ओबेसिटी। जो पर्सन ओबीज होते हैं यूजुअली उनका बीपी क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ बीपी। असेसमेंट ऑफ बीपी में हम क्या क्या करते हैं, हम सबसे पहले अप्रोप्रिएट जो इक्विपमेंट होते हैं वो चेक करते हैं। उसके बाद हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं जो साउंड्स हमने मेजर की हैं या हमने सुनी है जब हम बीपी असेस कर रहे थे। उसके बाद आता है साइट सिलेक्शन। ठीक है, अब इक्विपमेंट हम क्या क्या यूज़ करते हैं, स्पिग्मो मैनोमीटर जो है हम यूज़ करते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट।
डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट का मतलब नहीं है कि जो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पैगोमेनोमीटर है, जिससे हम वो वाला नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम सेंट्रल लाइन को जो है वो इंसर्ट करते हैं हमारी बॉडी में, उसके बाद उससे जो है हम प्रेशर जो है वो जो है चेक करते हैं, असेस करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में वो चीज़ आती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइड्स की, तो ब्रेकियल, रेडियल और पोप्लेट्रियल आर्टरीज, ये 3 साइड्स होती हैं जहाँ से हम जो है बीपी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आता है असेसमेंट। अब इस असेसमेंट में हम क्या चेक करेंगे कि हम बीपी कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो स्पिग्नोमेनोमीटर लेते हैं उसके हम कफ को जो है इन्फ्लेट करके देखते हैं वो अच्छे से ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हमारे जो एल्बो वाला जो ऊपर वाला रीजन होता है, अपर आर्म, वहाँ पे हम उसको टाई अप करते हैं और जो हमारा स्टेथोस्कोप है उसको हम लगाते हैं मोस्टली ब्रेकियल आर्टरी पे, जहाँ से हम चेक करते हैं, मोस्टली यहीं से चेक होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लगाते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करते हैं तो हम उसको अप टू लेवल करते हैं जब हमें क्या है, आर्टरीज के वहाँ पे पल्स जो सेंसेशन होती है या जो आर्टरीज का जो साउंड होती है वो सुननी बंद हो जाती है, तब हम उसको करते हैं, वहाँ पे रेख देते हैं। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे जो है, हम उसको जो प्रेशर हमने डाला है उसको रिलीज करते हैं। जो हमें फर्स्ट साउंड सुनती है हम उसको जो है नोट डाउन करते हैं, और जो हमें सेकेंड साउंड, जो एक छोटे से ब्रेक के बाद दूसरी साउंड मिलती है, हम उसको जो है क्या है, रिकॉर्ड करते हैं। वो हमारा बीपी की रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो है असेस करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर। उसके बाद बारी आती है होम केयर की। होम केयर हम कैसे कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आप अपने घर पे पेशेंट को हम सिखा सकते हैं कि आप अपने घर पे कैसे बीपी को असेस कर सकते हो। साथ ही साथ हम उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो एक डिजिटल बीपी मॉनिटर जो है वो ले लें, क्योंकि हर एक के घर में ऐसा कोई नहीं होता जो चेक करके बता दे, है ना। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो डिजिटल बीपी मॉनिटर होता है वही लेने के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ हम उनको बताते हैं कि वो अपने कफ का एक्यूरेट साइज़ लें, कोई भी ऐसे कफ का साइज़ ना ले लें। क्या पता वो बच्चों वाला ले ले, या क्या पता वो बच्चे को करना है और वो बड़ों वाला ले ले, तो कफ का साइज़ भी जो है वो एक्यूरेट लें। उसके बाद हमें डिवाइस की एक्यूरेसी उनको बतानी है कि कैसे हो सकती है, कहाँ पे अच्छे से बांधना है। और जो जब भी हम उसको टाई अप करते हैं, कफ को जब भी हम बांधते हैं, तो हम हमेशा करते हैं कि जो कफ है जहाँ पे हमने कफ को बांधा है वो एग्जैक्टली हमारे जो हार्ट है उसके साइड में होनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। तो वो हम चीज़ बताते हैं और उसके बाद हम उनको समझाते हैं कि कैसे वो फर्स्ट और सेकेंड रीडिंग जो है वो ले सकते हैं।